Hello everyone, welcome to Sprint UPSC. From this lesson, we are going to start off class 9th NCRT, Democratic Politics 1. Okay, so we will first try to discuss chapter 1, which is what is democracy and why democracy. ये हम इस सेशंस में और आने वाले सेशंस में फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट करेंगे. पहले आप देख लीजिए कि आपके पूरे चैप्टर में क्या क्या कंटेंट है. सो फर्स्ट विल बी व्हाट इज़ डेमोक्रेसी. हम समझने की कोशिश करेंगे बाय अ सिंपल डेफिनेशन कि डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है, एंड देन वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड द फीचर्स. जैसे कि बहुत से फीचर्स हैं, जैसे कि बहुत से मेजर डिसीजंस लीडर्स जो लेते हैं, फ्री एंड फेयर इलेक्टोरल कॉम्पिटिशन होना चाहिए, वन पर्सन वन वोट वन वैल्यू, रूल ऑफ लॉ एंड रिस्पेक्ट फॉर द राइट्स. और लास्ट में हम एक समरी डेफिनेशन देखेंगे, एंड देन वी विल ट्राई टू understand and we'll try to solve the other question, that is why democracy, क्यों democracy. So we'll try to ये चीज़ को समझने के लिए हम देखेंगे कि क्या merits हैं और क्या demerits हैं. ओके, ऑल ऑफ दीज थिंग्स विल बी डिस्कस्ड और फिर हम एक ब्रॉडर सेंस में डेमोक्रेसी का मतलब समझेंगे. तो बट फॉर टुडेज सेशन वी आर गोइंग टू डिस्कस व्हाट इज़ डेमोक्रेसी. एक डेफिनेशन को समझने की कोशिश करेंगे और फीचर्स भी स्टार्ट कर देंगे. और फर्स्ट जो फीचर है वो आज हम इस सेशन में पढ़ेंगे. सो देखिए, डेमोक्रेसी का सिंपल मीनिंग क्या होता है. इसका मतलब होता है रूल बाय पीपल. अब रूल बाय पीपल कैसे, यानी कि डेमोक्रेसी एक उस तरह का गवर्नमेंट का फॉर्म होता है जहाँ पे जो भी रूलर्स होंगे आपकी डेमोक्रेसी में, वो उनको इलेक्ट कौन करेंगे, उनको इलेक्ट करेंगे पीपल. देखो, हमने आपने अब तक बड़े ही एग्जाम्पल्स सुने होंगे और जाने होंगे जहाँ पे आपने सुना होगा कि कोई सिस्टम है वो डेमोक्रेटिक सिस्टम है और कोई सिस्टम है जो कि नॉन डेमोक्रेटिक सिस्टम है ना. सो ये दो एग्जाम्पल्स हम जानते हैं, ये दो फॉर्म्स हम जानते हैं. हम समझने की कोशिश करेंगे कि डेमोक्रेसी क्या होता है, एक डेमोक्रेटिक सिस्टम क्या होता है. इट इज़ अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जहाँ पे जो रूलर्स होंगे वो लोगों के द्वारा, जनता के द्वारा इलेक्ट किए जाएंगे. ये बहुत ही सिंपल कॉमन फीचर है सारी डेमोक्रेसी का, जो भी आपको जिन भी देशों में मिलेंगे, कि जो भी गवर्नमेंट होगी, जो भी रूल करेगा, उसको इलेक्ट करेगा कौन, उसको इलेक्ट करेंगे लोग. यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन का. दिस इज़ वेरी बेसिक थिंग. इससे हमें क्या पता चलता है, इससे हमें ये दो जो मतलब है ना, डेमोक्रेटिक और नॉन डेमोक्रेटिक वर्ड्स, इन दोनों के बीच में डिफरेंस मिल जाता है और हम सेपरेट कर सकते हैं दोनों की डेफिनेशन. यहाँ पर रूल बाय पीपल नहीं होगा, यहाँ पर देयर विल बी रूल बाय पीपल. एंड यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल दिया हुआ है. म्यांमार में जो आर्मी रूलर्स होते हैं वो लोगों के द्वारा इलेक्ट नहीं किए जाते. वो यूजुअली आर्मी के लीडर्स होते हैं जो कि आर्मी को कंट्रोल करते हैं, और वही क्या बन जाते हैं, वहाँ पे रूलर्स बन जाते हैं. तो लोगों का, यानी कि पीपल का, देयर इज़ नो से इन द डिसीजन, है ना, कि कौन उनका रूलर हो कौन ना हो. ऑल्सो यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है पिनोचेट, चिली. यहाँ के जो लीडर्स हैं, डिक्टेटर्स हैं, वो क्या है, वो लोगों के द्वारा इलेक्ट नहीं किए जाते, है ना. और यही चीज़ आपको जो मोनार्किल सोसाइटी होती है, मोनार्किल कंट्रीज़ होती है, मोनार्कीज़ होती हैं, वहाँ पे भी आप अप्लाई कर सकते हो. मोनार्कीज़ में क्या होता है, मोनार्क होते हैं यानी कि किंग होते हैं. तो किंग, जैसे कि फॉर एग्जांपल किंग ऑफ सऊदी अरेबिया, तो उनका जो रूल है, इट इज़ नॉट बिकॉज लोगों ने उनको चूज़ किया है, इट इज़ बिकॉज वो एक रॉयल फैमिली में जो है पैदा हुए हैं और उसकी वजह से उनको जो है वो चीज़ करनी पड़ रही है. तो देखो यहाँ पे हमने सिस्टम देखे ना कि रूलर्स कैसे इवॉल्व हो सकते हैं. पहला, या तो लोग उन्हें इलेक्ट करें, है ना, या फिर वो आर्मी के या फिर कोई इस तरह के पावरफुल पर्सन हो कि वो पावर में आ जाए, है ना, यानी कि डिक्टेटर बन जाए, है ना. डिक्टेटर यानी कि जो भी ये बोलेगा, ये डिक्टेटर बोलेगा, ये व्यक्ति बोलेगा, वही बात चलेगी. और तीसरा कि या फिर वो किसी रॉयल फैमिली में हो या फिर वहाँ पे हायरार्कियल रूल चल रहा हो, तो उस तरह से वो बन सकते हैं, है ना. डेमोक्रेसी में ये चीज़ और नॉन डेमोक्रेसी में ये चीज़ कैसे डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं. दिस इज़ डेमोक्रेटिक सिस्टम एंड दिस इज़ ऑल इज़ नॉन डेमोक्रेटिक सिस्टम बाय सिंपल डेफिनेशन, है ना. ये बट ये एकदम सिंपल डेफिनेशन थी, ये एडिकेट नहीं है. ये हमें सिर्फ ये बताती है कि डेमोक्रेसी इज़ पीपल्स रूल. बट अगर हम इस डेफिनेशन को और सोचें, हमें पता चलेगा कि बहुत से ऐसे गवर्नमेंट भी हैं जो इलेक्शन कंडक्ट करवाते हैं, यानी कि लोगों से उनका डिसीजन लेते हैं, बट वो जो इलेक्शंस होते हैं उस तरह से नहीं होते जिस तरह से उन्हें होने चाहिए. यानी कि इलेक्शंस जो हैं फ्री एंड फेयर नहीं होते,
क्योंकि देखो हर एक गवर्नमेंट जो आज के कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड में है वो चाहती है कि उनकी जो पावर है, उनकी जो गवर्नमेंट है, उसको एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बोला जाए, चाहे वो हो या ना हो। इसी वजह से कुछ नॉन डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ भी होते हैं, जैसे कि कुछ मोनार्कीज़ या फिर कुछ जहाँ पे डिक्टेटर्स रूल करते हैं, वो इलेक्शन तो कंडक्ट करवाते हैं लेकिन इलेक्शंस को इस तरह से मॉडिफाई कर देते हैं कि उनका रूल जो है वो बना रहे। तो इसका मतलब ये तो नहीं हुआ कि डेमोक्रेसी हो गई, वो बस वो चाहते हैं कि थोड़ा डेमोक्रेटिक मीन्स ऑफ ट्रांजिशन दिखे उनकी कंट्री में, बस वो उस वजह से यहाँ पे इलेक्शंस कंडक्ट करवाते हैं। तो हमारे पास बड़े सवाल आएंगे डेमोक्रेसी को भी डिफाइन करने के लिए। विल हैव टू अंडरस्टैंड एंड विल हैव टू आस्क फ्यू क्वेश्चंस के जो रूलर्स होते हैं उनकी क्या डेफिनेशन है, एंड विच ऑफिशियल मस्ट बी इलेक्टेड फॉर एनी गवर्नमेंट टू कॉल्ड डेमोक्रेसी, एंड जो नॉन इलेक्टेड ऑफिशियल्स होते हैं डेमोक्रेसी में उनके डिसीजंस का क्या रोल है, किस तरह के इलेक्शन का प्रोसेस होना चाहिए, क्या कंडीशंस इलेक्शंस के लिए वोटर्स को और जो इलेक्ट होने के लिए खड़े हो रहे हैं उनको फुलफ़िल करनी है, कौन से लोग हैं जो कि इलेक्ट करते हैं रूलर्स को, है ना, और गेट इलेक्टेड एज अ रूलर, है ना। ऑल्सो क्या इसमें सारे सिटीजन्स जो भी आपकी सोसाइटी में उनको इक्वल बेसिस है इलेक्शन को कंडक्ट करवाने का या फिर इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने का, या फिर कोई ऐसे लोग हैं जिनको डिनाई किया जा सकता है। यानी कि यहाँ पे बात कर रहे हैं एलिजिबिलिटी की, राइट। अब अगर आपके देश में अगर ऐसा बोल दिया जाए पूरी इक्वालिटी है, सभी लोग वोट कर सकते हैं, तो क्या एक इन्फेंट जो कि 2 साल का बच्चा है या फिर एकदम न्यूली बॉर्न बेबी है, ही और शी कैन वोट फॉर द वन, और क्या वो इलेक्शन में खड़े हो सकते हैं? सो दिस शुड नॉट बी द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एक रीजनेबल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होना चाहिए। एंड फाइनली व्हाट काइंड ऑफ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज़ अ डेमोक्रेसी, और क्या रूलर्स डेमोक्रेसी में एक बार आने के बाद क्या जो चाहते हैं वो कर सकते हैं, कि क्या लिमिटेशंस होती हैं और राइट्स का क्या रोल है, ये सारी चीज़ें समझने की ज़रूरत है और यही सारी चीज़ें एक डिफ़ाइन करती हैं प्रॉपर डेमोक्रेसी को। तो हम समझते हैं अब फीचर्स। पहला फीचर हम इस सेशन में समझेंगे, पहला फीचर है मेजर डिसीजंस बाय इलेक्टेड लीडर्स। कि देखिए मैं आपको जब एग्जाम्पल समझेंगे तब आपको ये पॉइंटर समझ में आएगा। सो देखो पाकिस्तान में क्या था, जनरल परवेज़ मुशर्रफ उन्होंने मिलिट्री कू कर दिया 1999 में। मिलिट्री कू क्या होता है? मिलिट्री कू यानी कि अगर कोई मिलिट्री, आपके देश की मिलिट्री पावर ले लेती है, यानी कि कोई भी इलेक्टेड, सपोज ए इज़ अ इलेक्टेड पर्सन इन योर डेमोक्रेसी, ओके, एंड मिलिट्री लीडर है ये कोई, इसको गन पकड़ा देते हैं, ओके। ये क्या करेगा, ये अपनी पूरी मिलिट्री यानी कि पूरी आर्मी को लेकर इनकी पावर को ओवरथ्रो कर देगा, इसको अपनी गद्दी से, इसको अपनी सीट से हटा देगा और खुद बैठ जाएगा, खुद रूल करने लगेगा। तो ये क्या हुआ? मिलिट्री कू हुआ, यानी कि खुद के हाथ में गवर्नमेंट ले लेना। देखो 2 तरह से सोसाइटी चलती है, एक होता है आपका पॉलिटिक्स और एक होता है जनरली, यानी कि पॉलिटिक्स जो आपके पूरे सारे जनरल और सिविल मैटर्स को देखेगी, और एक होती है मिलिट्री जो कि आपके डिफेंस रिलेटेड मैटर्स को देखेगी। तो ये चीज़ें डेमोक्रेसी में यूजुअली सब जगह क्या है किए जाती हैं, सेग्रीगेट किए जाती हैं। बट यहाँ पर जब ये जो मिलिट्री लीडर है वो खुद रूल करने लग जाए तो डेमोक्रेसी कैसे रही? सो वही पाकिस्तान में हुआ। जनरल परवेज़ मुशर्रफ उन्होंने मिलिट्री को किया 1999 में, ओवरथ्रू कर दिया जो गवर्नमेंट थी जो कि डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड थी, और अपने आप को घोषित कर दिया एज अ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द कंट्री। फिर उसके बाद उनकी जो डेजिग्नेशन थी एज अ प्रेसिडेंट चेंज कर दी। 2002 में उन्होंने रेफरेंडम कंडक्ट करवाया और देश में, और अपने आप को 5 साल का एक्सटेंशन और दे दिया। पाकिस्तानी मीडिया, ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन, डेमोक्रेसी एक्टिविस्ट, इनका कहना था कि ये जो रेफरेंडम था इट वाज बेस्ड ऑन रूलर्स। जो पीपल थे दे वर नॉट एबल टू टेक द फाइनल डिसीजन। फाइनल पावर आप आर्मी के पास ही थी, जनरल मुशर्रफ के हाथ में थी, और ये जो थे इनमें से कोई भी लोगों के द्वारा यानी कि जनता के द्वारा इलेक्ट नहीं किए गए थे। यही ये चीज़ होती है मोनार्कीज़ में भी होती है कि उनके पास एक ना इलेक्टेड पार्लियामेंट तो होगी, यानी कि इलेक्शन करवाएंगे, बोलेंगे हाँ ठीक है पार्लियामेंट में मेंबर्स हमारे जो देश के हैं वो जनरल पब्लिक जो है इलेक्ट कर रही है, लेकिन फाइनल पावर मोनार्कीज़ में किसके पास होगी? रूलर के पास होगी, या फिर कैन से किंग के पास होगी, ठीक है। कुछ कंट्रीज़ में और ऐसा भी होता है कि जो रियल पावर होती है वो एक्सटर्नल पावर के पास होती है, नॉट विद द पर्सन हु आर लोकली रिप्रेजेंटेटिव्स। ऑल्सो इसको हम ना पीपल्स रूल नहीं कह सकते कि भाई आपने तोड़ मरोड़ के कहीं ना कहीं से लोगों से इलेक्शंस तो कंडक्ट करवा लिए, लेकिन वो जो
पीपल ने एक व्यक्ति को इलेक्ट किया है, उसके हाथ में पावर भी तो होनी चाहिए, तब जाके इन लोगों का इसको इलेक्ट करना बनता है, इसको इलेक्ट करना जायज़ होता है। सो इसको हम ये नहीं बोल सकते जो ये दो सिस्टम्स देखें कि यहाँ पे आप डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड हैं, पीपल्स रूल वी कैन नॉट से। सो फर्स्ट फीचर हो गया, इन अ डेमोक्रेसी द फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर मस्ट रेस्ट विद दोज हु आर इलेक्टेड बाय द पीपल, यानी कि जो व्यक्ति लोगों के द्वारा इलेक्ट किया जाएगा उसको ही आप क्या बोलो, उसको ही आप बोलो डेमोक्रेसी, उसको उसके हाथ में ही पावर होनी चाहिए उसी के वक्त, तभी आप बोल सकते हो कि वो आपका एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। सो मेजर डिसीजंस बाय इलेक्टेड लीडर, यही है फर्स्ट पॉइंट कि सारे मेजर डिसीजंस, मेन पावर शुड रेस्ट अपॉन द पीपल हु आर इलेक्टेड बाय द पीपल। ओके, वही तो डेमोक्रेसी का रियल सेंस निकला। तो दिस इज द वेरी वेरी फर्स्ट बेसिक फीचर ऑफ डेमोक्रेसी। सो गाइज इन टुडेज सेशन वी डिस्कस्ड, हमने थोड़ा डेफिनेशन समझी, सिंपल डेफिनेशन डेमोक्रेसी की। डेमोक्रेसी क्या होती है? अ रूल, अ फॉर्म ऑफ अ गवर्नमेंट विच इज इलेक्टेड बाय द पीपल। ओके, सिंपल। नाउ हमने फीचर के बारे में बात किया, एक फीचर हमने पढ़ लिया, मेजर डिसीजंस बाय इलेक्टेड लीडर। नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट आने वाले सेशन में हम समझेंगे दो और भी फीचर होते हैं डेमोक्रेसी के, फ्री एंड फेयर इलेक्टोरल कंपटीशन, 1 पर्सन 1 वोट 1 वैल्यू, रूल ऑफ लॉ, रिस्पेक्ट फॉर द राइट, समरी डेफिनेशन समझेंगे और बाकी की चीज़ें भी हम आगे आने वाले लेसन्स में समझते जाएंगे। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो, एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल फॉर मोर वीडियोज एंड अपडेट्स, एंड ऑल्सो डाउनलोड Sprint UPSC app to practice book chapter and topic wise. Remember, just reading books or watching videos are not going to help you out unless you practice thoroughly. Identify your mistakes and work to improve your performance, and Sprint UPSC is the perfect app to do all of this. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियोज़ एंड अपडेट्स के लिए साथ ही साथ डाउनलोड कीजिए Sprint UPSC ऐप। यहाँ पर आप अपनी बुक्स चैप्टर एंड टॉपिक वाइज प्रैक्टिस कर सकते हैं। देखिए, सिर्फ बुक पढ़ने से या वीडियोस देखने से मदद नहीं मिलेगी जब तक आप अच्छे से प्रैक्टिस नहीं करोगे। सो अपनी मिस्टेक्स को जानिए और परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कीजिए, और Sprint UPSC इसके लिए परफेक्ट प्लेटफॉर्म है। थैंक यू सो मच एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।